फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट लीगल। दिस इज आदित्य शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलिसी है हमारी हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें इसने इंक्लूड करी हैं, क्या क्या ये हम हमारे लिए लेके आई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कहती है हमारी ये नई पॉलिसी। तो हायर एजुकेशन में जो ये पॉलिसी की कुछ की फीचर्स ये हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक अम्ब्रेला रेगुलेटर ला रहे हैं जो कि पूरी जैसे यूजीसी को रिप्लेस कर देगा। एआईसीटीई करके जो इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये रिप्लेस कर देगा और ये सबका अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा कौन सा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसके संग दो एक्सेप्शंस हैं कि ये मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट नहीं करेगा। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रखे हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। जैसे सपोज करिए कि अगर आप पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उस सिनेरियो में आपके संग क्या होगा। तो इन्होंने मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ कोई आप यूजी कोर्स आप लेते हैं और उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में ही निकल जाते हैं, आप कॉलेज छोड़ देते हैं, आप जो प्रोग्राम है वो जो छोड़ देते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वहीं अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है उसमें फोर्थ ईयर भी है तो आपको बैचलर डिग्री तो दी जाएगी। साथ में अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं या आपका कोई स्पेशलाइजेशन होता है तो उसमें आपको वो बैचलर डिग्री दी जाएगी। तो ये इस तरीके से इन्होंने मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रखे हैं। और अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं तो आप बाद में ना सेकंड ईयर में आके मान लीजिए 2 साल बाद आके आप उसको दोबारा सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं तो आप थर्ड ईयर में आके 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार ये जो एजुकेशनल जो हमारी हायर एजुकेशन पे इस पॉलिसी ने बात की है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल अप्रोच रखेंगे। जैसे कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। इसमें क्या अप्रोच है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आपका कोई साइंस का सब्जेक्ट है तो साथ में आप एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी लेते हैं ताकि आपकी जो टेक्निकल नॉलेज के साथ आपको एक सोसाइटी से, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड नॉलेज भी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक को लें तो फेसबुक बनाने में एक टेक्निकल नॉलेज जो लगी है उसके पीछे, लेकिन उसमें उसको वही इंसान बना सकता है जिसको ह्यूमैनिटीज की नॉलेज हो। जैसे कि फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया है जो सोसाइटी से डील करता है। तो आप टेक्निकली तो आप साउंड हैं, आपको नॉलेज है तो आपने वो चीज बना दी, लेकिन आप कैसे बनाएंगे जब तक आप ह्यूमैनिटीज नहीं समझेंगे। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने की इसमें प्रपोजल रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या किया है कि इन्होंने एमफिल की डिग्री जो है उसको स्क्रैप कर दिया है, मतलब उसको हटा दिया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि आप अंडर ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, फिर उसमें एक एमफिल का भी ऑप्शन था, फिर पीएचडी करते थे। तो इन्होंने जो एमफिल की डिग्री है जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स इन फिलोसफी, इसको इन्होंने हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट ये है कि कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी होती है उससे बहुत सारे कॉलेज एफिलिएशन ले लेते हैं। तो ये उस चीज को धीरे धीरे कम कर, मतलब उसको फेज आउट करना चाहते हैं कि 15 ईयर्स में जो एक यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेज एफिलिएशन ले लेते हैं उसको ये फेज आउट करना चाहते हैं 15 साल के अंदर, ताकि कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज रहें, सेलेक्टेड कॉलेजेस रहें और वो अपना एजुकेशन फील्ड में अच्छा परफॉर्म करें। मतलब इसमें क्वालिटी की बात की गई है रेदर देन दी क्वांटिटी। अब ये जो है स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनाने की बात की गई है, ये इस पे मेनली जो फोकस किया गया है वो स्कूल एजुकेशन के लिए फोकस किया गया है, बट इसमें हम हायर एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्पेशल एजुकेशनल जोन्स जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, उनमें ऐसे एजुकेशनल जोन्स बनाए जाएंगे और वहां पे हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन इस टाइप की स्टैब्लिश की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जेंडर इंक्लूजन फंड,
जो कि सेंटर सेटअप करेगा। और इसमें ये मेनली किस चीज पे फोकस करेगा कि जो फीमेल्स हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं, तो उनको हम एजुकेशन में कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं और उनके लिए पढ़ाई में कैसे हम उनको बढ़ावा दें। ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए भी रहेगा और हमारे हायर एजुकेशन के लिए भी रहेगा। अब हम बात करते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो एक नेशनल ऑटोनॉमस बॉडी एस्टैब्लिश की जाएगी जो कि प्रमोट करेगी कल्चर किस चीज का, रिसर्च का, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। अब हम बात करेंगे डबल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब इनका मेन इशू, मतलब इनका जो मेन एम है कि हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वो डबल करना है, और वोकेशनल एजुकेशन में भी, जो कि 26.3% था 2018 में। तो अब इनका एम है कि 2035 तक इनको इसका 50% करना है। तो अब हम बात करेंगे इनके क्रिटिसिज्म की कि इस एजुकेशनल पॉलिसी में क्या क्या क्रिटिसिज्म है। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो इन्होंने पीरियड डिसाइड किया है कि हम ये जो इनकी जो एम है कि एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सेटअप करना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2040 पहुंच रही हैं, जो कि एक काफी लंबा टाइम है। और इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज होता है ये आगे हम देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जो 6% ऑफ जीडीपी, जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको अचीव करना उतना डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर हम पुराने ट्रेंड्स देखें तो जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, यानी कि 2014 में, जो हमारा एजुकेशन बजट था जीडीपी का वो 3.1% था। फिर उसके बाद डिक्लाइन होकर 2.8% हुआ, फिर 2.6% हुआ। तो जो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये 6% जीडीपी एम कर रहे लेके चल रहे हैं। तो काफी मिसमैच है इसमें। हम देखते हैं कि अब एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। तो सेंटर ने ये पॉलिसी बना तो दी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट में कितना इफेक्टिवली होगा, कितना एफिशिएंटली होगा, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। और मेन इशू जो है वो ये है कि ये पॉलिसी बनाने से पहले स्टेट से एज सच डिस्कशन नहीं किया गया है, प्लस पार्लियामेंट में भी इसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। और जो नेक्स्ट इशू है वो हमारा लैंग्वेज इशू है, कि जैसे मदर टंग की बात की गई है कि 5th क्लास तक मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। हालांकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गए, तो वहां पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का कहना है कि ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो मदर टंग में ही एजुकेशन दे पाए एज पर दिस पॉलिसी। तो वो ऑन द फेस मना कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस चीज को वो लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है उसको 5th क्लास तक वो लोग कर पाए। और तीसरी चीज ये कि तमिलनाडु जो है वो इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, कि ये इशू उसका पहले 1968 में भी इंदिरा गांधी के टाइम पे रहा है, तब भी उसने 2 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई थी, और अभी भी वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी पे ही अपने अड़े हैं। और पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ये इसका एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।